चलो भैया, कल विशेषताएं लिख रहे थे हम लोग शैशव बाल्यावस्था की। इस अवस्था की एक बहुत प्रमुख विशेषता है, लिखिएगा। शैशवावस्था में हमने आपको बताया था क्या, निर्भरता का काल किसे कहते हैं? निर्भरता का काल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भैया? शैशवावस्था को। निर्भर रहता है बच्चा किस पे? अपने माता और पिता पे या परिवार के अन्य सदस्यों पे। अच्छा बताओ, सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है? बताओ। बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक या सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है? ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन परिवार, आस पड़ोस। दूसरा परिवार के निकटतम सदस्य, विद्यालय। तीसरा माता पिता, मित्रगण। चौथा परिवार एवं भाई बहन। ध्यान से पहले पढ़ लीजिए फिर उत्तर दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, जल्दी नहीं है। बताओ कौन सा सही लग रहा है? हैं? कितने लोगों को पहला लगता है? हाथ उठा। बिल्कुल, त्रुटि करोगे तभी सीखोगे। पहला कितने लोगों को लगता है? चलिए ठीक, 5 लोग, 5 से 6 लोग। दूसरा कितने लोगों को लगता है? बिल्कुल सही। दूसरा कितने लोगों को लगता है? हाथ उठाएं। बिल्कुल, दूसरे वाले सिर्फ 2 लोग। चलो 2 लोग ये हो गए। तीसरा कितने लोगों को लगता है? जबरदस्ती ना हाथ उठवाओ भाई किसी से, वहीं से इसे कर रहा तुम कर रहा उठा कर, ऐसा ना कर। तीसरा कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता, कोई बात नहीं। चौथा कितने लोगों को लगता है? चलिए 6-7 लोगों को, ठीक। 6 से 7 ये भी हैं, ठीक। तो टक्कर चल रही है ऊपर वाले में और चौथे वाले में, ये तो टाटा फेस है, इनका कोई मतलब नहीं, ठीक। ऊपर और नीचे वाले में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर टीटी, सुपर टेट और सीटेट का सुपरस्टार फेवरेट क्वेश्चन। सीधा सोच लो, सामाजिकरण सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होता है? सामाजिकरण क्या होता है पहले ये बताओ। तो हमारी वाली परिभाषा याद रखना, किताबी परिभाषा नहीं। सामाजिकरण का मतलब होता है जिस दिन आप सही और गलत में अंतर भेद करना जान गए उसी दिन आपका सोशल डेवलपमेंट शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक। तो सोशल डेवलपमेंट सही और गलत सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो समाज में होता है, घर में नहीं होता, मानते हैं। तो क्या घर में सामाजिकरण नहीं होता? सामाजिकरण घर पे भी होता है, ऐसा नहीं है कि घर पे नहीं होता। आ रही आवाज़? नहीं आ रही, चलो नहीं भी आएगी। तो ये मत सोचो कि सर ने बताया था सामाजिकरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ज़्यादा बोला था, ऐसा थोड़ी ना कि होता ही नहीं है। सामाजिकरण हर उस जगह पर होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ अन्य लोग रहते हैं, जिनके साथ हम क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सामाजिकरण सबसे ज़्यादा जब बोलेगा तो आप बताइएगा वातावरण या पर्यावरण, या बोलेगा सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है तो बताइएगा परिवार से प्रारंभ होती है, ठीक है। बात जहाँ मानते हैं कि माता पिता हर चीज़ में नियम कानून लगाते हैं, हर चीज़ में बताने का प्रयास करते हैं कि बेटा ये सही है, हाथ धो के खाना चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, कूड़ा डस्टबिन में होना चाहिए, सब कुछ बताते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ नहीं बता पाते। तो जहाँ पर नहीं बता पाते नियम कानून, जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं, वहीं बच्चों का क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले जैसे प्रथम शिक्षिका किसे कहा गया? माता को कहा गया, ठीक है। उसी तरीके से पहला डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ होता है? तो इसीलिए परिवार को सबसे पहला सामाजिक विकास का घटक माना गया है। तो नीचे नोट डाल के लिख लेना, ना पता हो तो नोट डाल के छोटा सा डिब्बे में लिख लेना सामाजिकरण का, क्योंकि बाल्यावस्था सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लेना 4 ऑप्शन: परिवार, आस पड़ोस, परिवार, विद्यालय, माता पिता, मित्रगण, परिवार और भाई बहन। अब चौथा ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा इसमें क्योंकि इसमें परिवार और परिवार के सदस्य ही हैं, ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ देखो, परिवार तो सही है लेकिन साथ में आस पड़ोस जोड़ दिया है। आस पड़ोस वातावरण में आता है, ना कि परिवार में आता है। परिवार और निकटतम सदस्य ये तो सही है, चाचा चाची ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विद्यालय प्राथमिक घटक नहीं है, ठीक। माता पिता प्राथमिक घटक है लेकिन मित्रगण
प्राथमिक घटक नहीं है। ऐसे ही पेपर में कंफ्यूज करता है, थोड़ी देर समय बर्बाद कराता है आपका और कुछ नहीं। ठीक, परिवार और भाई बहन। तो हमें सिर्फ इतनी छोटी सी बात आपको समझानी थी। कभी भी पूछे कि सामाजिकरण का प्रमुख घटक है या प्राथमिक घटक है, तो सिर्फ और सिर्फ परिवार होगा, परिवार के सदस्य होंगे और कोई भी उसमें जुड़ा नहीं होगा। तो पूछ लिया सामाजिकरण का प्रथम घटक है तो परिवार या परिवार के निकटतम सदस्य। सामाजिकरण के प्रथम घटक या प्राथमिक घटक या प्रमुख घटक, प्रमुख घटक लिख लीजिएगा, कौन है? परिवार या परिवार। अभी सीटेट दोगे, टेट दोगे, सुपर टेट दोगे, कहीं ना कहीं भिड़ंत जरूर हो जाएगी, देख लेना। सोशल डेवलपमेंट जरूर पूछता है, पूछेगा कौन और इनको छोड़ दो तो दुनिया में सब क्या है? द्वितीयक। जहां बच्चा जाए वो द्वितीयक। खेल का मैदान द्वितीयक, स्कूल द्वितीयक, विद्यालय द्वितीयक, बाजार द्वितीयक, समझ गए? मित्रगण द्वितीयक। जो भी परिवार को छोड़ो सब कुछ क्या है? द्वितीयक। तो ऑप्शन देता है पहचानो कौन सा प्राथमिक घटक है। ठीक, 4 देंगे, पहचान लीजिएगा। तो सामाजिकरण का विकास कहाँ होता है? बाल्यावस्था में। सामाजिकरण का विकास कहाँ होता है सबसे ज्यादा? सामाजिकरण का सबसे ज्यादा विकास कहाँ होता है भैया? बाल्यावस्था। समझ गए बात को? सोशल डेवलपमेंट। इसी आधार पर नैतिक विकास भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बाल्यावस्था में। नैतिक विकास, नैतिक विकास क्या होता है आपको सबको पता है। नकल मारना पाप है। सामाजिकरण तो करके बैठे हैं, लेकिन अवसर मिलता है तो कूद कूद कर नकल मारते हैं। तब नैतिकता कहाँ चली जाती है? तेल लेने। अभी मौका मिल जाए, सुपर टेट मान लो देर है, वो मौका मिल जाए कि बिल्कुल पूछ सकते हो खुलाम, तो कौन ऐसा सामाजिक होगा जो उठ के नहीं पूछेगा? जाके सब पूछोगे। तो सामाजिकता ही डिसाइड करती है, नैतिकता कहती है क्या करना है और क्या नहीं करना। सबको पता है नकल मारना पाप है, लेकिन किताब में केवल, लेकिन मौका मिल जाए तो नैतिकता को कोने में धरेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे? नकल मारेंगे। समझ गए? तो नैतिकता डिपेंड किस पे होती है? सामाजिकता पर। समझ गए? किसके सिद्धांत पर? परस्पर सह संबंध, विकास का परस्पर सहसंबंध। अगर प्रश्न आ जाए कि संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिकरण एवं नैतिकता परस्पर अंतः संबंधित होती हैं विकास के किस सिद्धांत से, तो सीधे बताइएगा। 4 ऑप्शन होगा, एक लिखा होगा परस्पर सह संबंध के सिद्धांत पर। क्लियर? चलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट भी आपको देंगे, प्रैक्टिस सीट भी कराएंगे, उसके बाद आपके सारे प्रश्न लगेंगे। ठीक, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो पेपर का आकलन भी करते जाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ। ठीक है, नहीं प्रीवियस ईयर लगा पा रहे हो तो पहले तो आप सिलेबसें तैयार कर लो रट्टा मार मार के, क्योंकि टीटी केवल रट्टा मार पर निकलता है। टीटी का एक ही सिद्धांत है क्या? रट्टा मार। हिंदी रटोगे नहीं, समझ में नहीं आने वाली। संस्कृत रटोगे नहीं, चाहे जितना पढ़ा दे कोई कहानी की तरह हैं। ओम तांबू पुंगी फलम देवम समर्पयामी स्वाहा, चाहे जितना पढ़ लो। तांबू मतलब पान और ये वो, समर्पयामी, है ना। ऐसा मैं एक दिन सुन रहा था तो रट लिया मैंने, है ना। कहते नहीं पढ़े ओम तांबू पुंगी फलम समर्पयामी स्वाहा, है ना। स्वाहा स्वाहा आप लोग करते, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो वो सब ना करो, कथा प्रसाद के चक्कर में ना रहो, उसको घर में जाके याद कर लेना। ठीक, चलो। नैतिकता और सामाजिकरण का महत्वपूर्ण काल कौन सा है? बाल्यावस्था। चलिए, हमने आपको बचपन में बताया था शैशवावस्था कैसी काल होती है? निर्भरता की काल होती है, जो कि माता पिता पे बच्चा क्या होता है? आश्रित होता है। उसी के उल्टा हो जाता है बाल्यावस्था में, बच्चा सेल्फ होने का प्रयास करता है। ठीक है, आत्मनिर्भरता का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। लिख लो, आत्मनिर्भरता का काल। आत्मनिर्भरता का काल, आत्मनिर्भरता का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। अत्यंत इंपॉर्टेंट अवस्था है। देखोगे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जैसे कोई भी आता है मेहमान और क्लास 6 साल का बच्चा है, क्लास 1 5 साल 6 साल। देखो हमने आपको एक चीज़ बता दें, अब अगर आप बाल्यावस्था के गुण आप किसी शैशवावस्था के बच्चे में देख लेते हो तो ये मत कहना कि ये तो गलत बता दिए। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई वैलिडिटी जियो का रिचार्ज नहीं होता कि इस डेट को फलानी रात में शैशवावस्था खत्म हो जाएगी और इस फलानी डेट से बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी। ये बाल विकास का एक क्रम है। जब दूसरी अवस्था के गुण पहली अवस्था पे प्रभावी होते हैं तो ये साइंस भी कहता है कि हमेशा प्रभावी लक्षण ही अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, डोमिनेंट लक्षण। रूथ बेनेडिक्ट की परिभाषा है ना, नहीं है? है ना। बीएन झा की परिभाषा है वंशानुगुणों का। क्या है? किसने कहा था कि वंशानुक्रम माता पिता के गुणों के योग का गुणनफल है? किसने कहा था? बताओ। चलो पता करके आना कौन है, हम बताएंगे नहीं। ठीक, थोड़ा सा जिज्ञासा सुनो। वो तो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। रूथ बेनेडिक्ट ने बताया था कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं, ऐसा बताया था रूथ बेनेडिक्ट। वुडवर्थ का नाम सुने हो? समझ गए? बीएन झा की भी परिभाषा है
वुडवर्थ की भी है। जब पढ़ाएंगे वंशानुक्रम वातावरण तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता देंगे कौन किसकी है, कैसे लगाना है, कब आएगा तो कब वुडवर्थ मारिएगा, कब बीएन झा मारिएगा। बीएन झा ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर बीएन झा ही ऑप्शन सही हो जाता है। बताएंगे, आने दीजिए समय। आत्मनिर्भरता का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। एक वैज्ञानिक थे, अच्छा देखो, हाँ इस अवस्था के बच्चे देखो आत्मनिर्भरता, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो क्लास 6 में होते हैं, आप देखोगे कि जैसे उनसे कह दो कि मैं कोई आया है उसको जाके सामान दे आओ, तो वो खुद ही कहते हैं लाइए हमें दे दीजिए, हम चाय दे आएंगे जाके। नहीं महसूस होता। बच्चे दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बड़े हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता दें, बच्चे माता का जो भी मेकअप का सामान होता है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये दिखाता है कि वो क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं। नहीं समझे बात? अरे भैया कोई चीज़ एकदम से नहीं आ जाता है। ये ब्यूटी पार्लर आप लोग एकदम से नहीं पहुंच गए हो, बचपन से ही पहुंच चुके हो। पहले घर में पहुंचते हो, मम्मी का सारा सामान, मम्मी बेचारी छिपाए छिपाए फिरती हैं, आप लोग बर्बाद करे फिरते हो, है ना। अब मम्मी पूछना जब आप लोग मम्मी जो सामान खरीद के लाए, भाई उस ज़माने में दूसरा सामान मिलता होगा, अब तो दूसरा सामान मिलता होगा। तो सब अवस्थाएँ हैं। बच्चे पा गए ना तो ख़त्म कर देंगे सामान। जो यहाँ पर जिनके भांजी या भतीजी होंगे उनसे पूछिए आप, उनके मन पे क्या गुजरती। आप लोग अपने छिपाए छिपाए रखते होगे सामान, जिस दिन आ जाते होंगे घर में कि पा गए तो ले गए ये हमार तो गई लिपस्टिक 400 रुपया की, और वो करता कुछ नहीं, वो खाली ऐसे ऐसे करेगा, शीशा में लोपेगा। जहाँ जहाँ एक से एक आप लोगों का क्या आता है, अल्ट्रा वायलेट वाला क्या आता है, कुछ आता है ना, फाउंडेशन आप लोग लगाते हो, बड़ा महंगा आता है, सुना हमने, है ना, सुना है मैंने ऐसा, बहुत महंगा आता है। और कंपनी वाले तो और मज़ा लेते हैं, वो भी पर्यावरण पढ़ चुके हैं, वो भी जानते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है स्किन को कौन सी? अल्ट्रा वायलेट सी। कौन सी? ABCD कौन? सी। तो वो लिखेंगे यूवी प्रोटेक्शन, UVC बड़ा लिखें, UVC प्रोटेक्शन। और आप पर्यावरण पढ़ ही रहे हो कि स्किन को कौन खराब कर देता है। तो कहीं सब कुछ खराब हो लेकिन स्किन खराब ना हो, तो कहीं UVC लगाओ और प्रोडक्ट बेच डालो, समझे। मार्केटिंग इसी कहते हैं। डर ही क्या है? मार्केटिंग है। 3 इडियट पिक्चर नहीं देखे रहो, आमिर खान ने डर का बिजनेस किया था, दिखाया था कि डर कैसे बिजनेस करता है, ठीक। बाबा क्या है, सब डर का बिजनेस कराते हैं। बाबा बूबी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, ये सब बिल्कुल बहुत खतरनाक, जिनको खुद की ग्रह दशा पता नहीं, दूसरे ग्रह दशा क्या बताएंगे। अपनी ग्रह दशा पहले पता करो, तुम्हारा कहाँ कौन घूम रहा है, ठीक। सब कुछ ऑल अबाउट किस पे होता है? आपके कर्म पे होता है, सीधी सी बात है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका फल आगे डिसाइड है। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ोगे तो नौकरी भी डिसाइडेड है, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी डिसाइडेड नहीं है, ठीक। और जो लोग नौकरी पा जाते हैं वो कोई बहुत बड़ा कद्दुम तीर नहीं मारते हैं, सिर्फ एक सुव्यवस्थित ढंग से ईमानदारी से सीमित चीज़ों को पढ़ के अपना जाते हैं एग्जाम में और एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार पढ़े हो मार। चलो आत्मनिर्भरता समझ गए। बच्चे दिखते हैं इस अवस्था में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए, हालांकि वो होते नहीं है। देखे होगे आपके हाथ से ट्रे छीनने लगेंगे, लाओ हम रख के आए, या मैं दे दूं जाके उनको, बड़े होने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए आत्मनिर्भरता, और इसी आत्मनिर्भरता से एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मनोवैज्ञानिक रॉस ने इसी चीज को देखा और परखा और एक चीज अपने शब्दों में कह दिया, कहा कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आत्मनिर्भरता ही क्या, झूठा भ्रम बच्चों के अंदर हो जाता है कि वो क्या हो गए हैं, बड़े हो गए। तो एक परिभाषा इसी के नीचे लिख लीजिएगा, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का क्या कहते हैं, काल कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था को। डायरेक्टली भी पूछ सकता है, इनडायरेक्टली परिभाषा के तौर पर भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको याद करिए, हमने बचपन में लिखाया था कि बाल्यावस्था का एक गुण होता है समूह बनाने की प्रवृत्ति। समूह बनाने की क्या होती है, समूह, गैंग एज, समूह एज या गैंग एज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके भी प्रणेता मनोवैज्ञानिक रॉस थे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न पत्र में ये आ जाए कि बाल्यावस्था समूह बनाने की अवस्था होती है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो आप बता दीजिएगा रॉस, ठीक है। इसीलिए ये पेपरों में बार बार पूछा जाता है कि समूह बनाने वाला है, गैंग एज किसे कहते हैं। अक्सर पेपर में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो किसी अच्छे वैज्ञानिक के कथन होते हैं या अच्छे वैज्ञानिक की कुछ फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं को पेपर में डाला जाता है, आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं आते। क्लियर इतनी बात? चलिए, इतनी बात अगर समझ गए हो तो कहते हैं कि बाल्यावस्था में एक और बहुत ही प्रमुख विशेषता होती है। आपको कल हमने फिर बचपन में ले जाएंगे, हमने आपको पढ़ाया था बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनोखा काल। तो ये पूरी परिभाषा नहीं है जो आपको दिखाई देती है अनोखा काल की, इसके आगे कुछ और भी छिपा हुआ है।
क्या छिपा हुआ है, जरा सुनिए बात को ध्यान से। अनोखा काल इसे क्यों कहते हैं, उसकी प्रमुख बात यह है कि इसको किसी वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। कहा था, उस वैज्ञानिक का नाम था, उसका नाम था, बताएंगे आपको। उसने कहा था कि जो बाल्यावस्था होती है वो संवेगात्मक विकास का क्या होती है, अनोखा काल होती है। लेकिन संवेगात्मक विकास तो चला गया तेल लेने, अनोखा काल हो गया प्रसिद्ध। समझ गए बात को। कभी कभी क्या होता है, जो मुख्य होता है वो छिप जाता है, जो मुख्य नहीं होता है वो सामने आ जाता है। तो अनोखा तो वैसे भी है, कुछ बचा नहीं है बाल्यावस्था में जो हम लोगों के साथ होता नहीं है। अभी आगे एक महोदय थे, उनका नाम था स्ट्रैंग, नाम सुने हो? बाल विकास की जब शैशवावस्था शुरू की थी तो हमने स्ट्रैंग की एक परिभाषा बताई थी। बताओ कौन बताएगा? हाँ, शैशवावस्था से ही एक बच्चा अपनी भावी जीवन की क्या करता है, शिलान्यास या आधारशिला रख देता है। यहाँ पर भी ये आदमी बोला कि बाल्यावस्था जो है वो ऐसी अवस्था है जिसमें शायद कोई ऐसा बच्चा हो जो 10 वर्ष की उम्र में कोई खेल ना खेला हो। ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है। शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बच्चा अपने जीवन में न खेला हो। ऐसा किसने कहा? स्ट्रैंग ने कहा। अभी रुको, अभी वहाँ पर चल रहे हैं, तो ये परिभाषा पूरी कर लो। लिखो, क्या लिखोगे? अरे जहाँ अनोखा काल लिखे उसी के आगे एरो मार के लिख लो। अब एरो मारने वालों को फ़ायदा मिलेगा, जो लोग लिख लेते हैं करके डंडा खींच लेते हैं, उन्हीं को दुख होगा थोड़ा सा लिखने में। ऐड कहाँ करें जाके, हम बिल्कुल एरो वाइज बनवा रहे हैं ना, बगल में भी जगह रहती है, इधर भी जगह रहती है, चाहे इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो चाहे जहाँ जोड़ो। समझ रहे हैं ना? इसी को बोलते हैं क्रिएटिव लर्निंग। ठीक, और व्याख्यान विधि वाली लर्निंग भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, क्रिएटिव शब्द याद आ गया तो एक शब्द और बता दे। पूछा जाता है कि वह कौन सा काल है जिसमें सृजनात्मकता चरम पर होती है? बाल्यावस्था। लिख लो, सृजनशीलता। अच्छा, इसको पूरा करा दें, लिखो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखा काल है। अब आप ये मत कह देना हमसे कि बता रहे हो संवेगात्मक विकास की अवस्था जो होती है किशोरावस्था होती है। अरे भैया, एकदम से थोड़ी किशोरावस्था में कुछ प्रकट हो जाए। जो होता है वो कहीं ना कहीं से प्रारंभ हो ही जाता है। समझ गए? पहले चोरी कॉपी किताब वो पेंसिल और परेठा और टिफिन और बोतल की होती है, पेंसिल की होती है, फिर रबड़ पे जाती है, फिर फलाने पे जाती है, फिर ढिमाके पे जाती है, फिर और ढिमाके पे जाती है, उसके बाद कहाँ चली जाती है? रुपए और पैसे पर। इसीलिए बच्चों की आदतों को हमेशा शुरुआत में क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए। समझ गए बात को? चलिए, अच्छी बात। हाँ, ये किसने कहा था? तो लिख लीजिएगा, कोल एंड ब्रूस ने कहा था जीवन का अनोखा काल। ठीक है, अगर मान लो संवेगात्मक न जोड़े तो कसम न खा लेना कि संवेगात्मक तो बोली नहीं, तो काहे कोल और ब्रूस लगाई। वहाँ लिख देगा जीवन बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा किसने? कोल एंड ब्रूस। क्योंकि टीटी वालों को नहीं पता कि संवेगात्मक भी जोड़ा था उन्होंने। हम आपको टीटी नस नस बता दें, उनको मॉर्गन और मुर्रे नहीं मालूम, वो हमेशा मरे लिखते हैं। सेल्डन और क्रैचमर नहीं, क्रैचमर किया करते हैं। पूरी किताबें भी क्रैचमर कर रही हैं। ठीक है, उनके चक्कर में ना पड़िएगा। ठीक, चलिए, ये हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, एक वैज्ञानिक का नाम याद आ गया हमें। नाम था उसका हेलेना पार्खस्ट। नाम सुने हो, बहुत फेमस नाम है, टीटी में प्रबल आने की संभावना है। अब खरीदे इसको कि नहीं खरीदे हम नहीं जानते। जिम्बाब्वे ये कहाँ खिलाड़ी है? ये बाहर की खिलाड़ी है। इसको अपनी टीम में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसके आने की प्रबल संभावना लगती है। हमने परिभाषा क्या लिखा है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास की दृष्टि से क्या कहा गया? अनोखा काल कहा गया। क्लियर बात? किसने कहा? कोल एंड ब्रूस ने। ठीक, चलिए, अब यहीं पर एक नीचे एक लाइन लिखेगा स्टार बना के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा याद आ गई, लिख लो। इसको हमें शैशवावस्था में लिखाना था लेकिन तब दिमाग में नहीं आई थी, अभी आ गई है तो लिख लो। एक वैज्ञानिक थी, उसने कहा, और ये इस परिभाषा से अपने ऊपर इसको आजमाइएगा भी। ठीक है, इसने कहा किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वयं से अर्जित किया गया ज्ञान उसकी स्वयं की जमा पूंजी होता है। बिल्कुल 100% होता ही होता है। जो ज्ञान आपने स्वयं से अर्जित किया है वो जीवन पर्यंत आपसे कोई छीन नहीं सकता, और उसमें आपको कॉन्फिडेंस। अभी मान लो हम गाड़ी चलाना आपको सिखाएं और ले जाएं और आपको भरी हजरतगंज चौराहे छोड़ दें, कहते पार करो हैं, और अगर आपने गलती से पार कर लिया तो फिर दुनिया पूरे विश्व का कोई चौराहा हो आपको खड़ा कर दिया जाए, आप पार कर ले जाओगे। क्योंकि स्वयं से अर्जित किया गया ज्ञान क्या होगा? स्वयं की जमा पूंजी हो, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई पर होगा। समझ गए? इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट आज ना जाने कितने मैच जिता चुका है। वो हेलीकॉप्टर शॉट क्या है? स्वयं की जमा पूंजी है। पैर से खींच के मार देना 180 की गेंद से, सारा काम तो बॉलर करता है उस गेंद पर। बैट्समैन को तो खाली बल्ला ही धरना रहता है बीच में। महेंद्र सिंह धोनी करते क्या है? खाली बल्ला धरिया देते हैं बीच में। ठीक,
समझे कि नहीं समझे? अब आप लोग मैच ना देखते हो तो क्या समझिए, नहीं देखते ना मैच। आप लोगों के लिए कौन सा गेम बताया करें? आप लोगों के लिए ब्यूटी पार्लर वाला ही एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का रुचि जो है ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा होता है ना। नहीं है किसी का? नहीं, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसका ब्यूटी पार्लर में रुचि ना हो। होता है भैया। शादी के दिन सबसे अच्छी कौन लगती हैं? लड़कियाँ। और सबसे बेवकूफ़ कौन लगते हैं? लड़के। टिकुली हैं और काजल, और उसके बाद क्या है, एक तो पूरा सब छिले होते हैं पूरे एकदम, पता नहीं किस तरीके के लगते हैं, अजीब अजीब। और उसके ऊपर हेलमेट भी ऊपर रख दिया जाता है, हेलमेट लगा के जाते हैं, है ना, सुरक्षा की दृष्टि, कहीं गिर दौड़ा उड़ा लिए गए तो भागें, है ना। झलरा वलरा सब, तलवारों दे दिया जाता, कहूँ कहूँ डंडी वंडी, इतना उंथड़ू फुंथड़ू लिए रहते हैं। सबसे अजीब लगते हैं शादी के दिन कौन? लड़के। और सबसे सुंदर कौन लगती हैं? लड़कियाँ। समझ गए? उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। 40-40 हज़ार रुपया लेते हैं, हद है भैया। अब कह दो हमको कैसे बता? अरे हम भी समाज में रहते हैं, ठीक है, हम भी सामाजिक प्राणी हैं, ऐसा थोड़ी ना है। सोशल डेवलपमेंट मेरा भी। और विवाह क्या है? एक सामाजिक प्रथा है। विवाह क्या है? सामाजिक प्रथा है भैया। दर्शन शास्त्र में आप पढ़ोगे इसको आगे चल के, और नहीं तो जीवन कौशल में बताएंगे, उसमें है कि हमारी प्रथाएं कौन कौन सी हैं। चलिए, अनोखा काल हो गया। चलो आगे लिखो, लिखो, ये परिभाषा पूरी करो, परिभाषा पूरी करो। किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वयं से अर्जित किया गया ज्ञान क्या होता है? उसकी स्वयं की जमा पूंजी होता है। और ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? मैं ऑप्शन देता हूं, प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत पर। अभी पढ़े नहीं हो लेकिन फिर भी सुने तो होगे कभी न कभी। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर, सूच के सिद्धांत पर, और शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत। और आप भी किससे पढ़ाई करेंगे? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए, जब तक चीज समझ में ना आए तब तक कॉपी में लिखिएगा नहीं। यही है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। समझ गए बात को? कोई भी विषय पर लागू होता है, कहीं भी लागू होता है, सब जगह लग सकता है। चलिए, क्योंकि ये सब क्या है? मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ऐसा किसने कहा था? अरे, मनोविज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग किया जाना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। किसने कहा था? तो क्या ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत है? सूच का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये सब काहे के सिद्धांत है? मनोविज्ञान के सिद्धांत है भैया, नहीं है। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? व्यवहारों का अध्ययन। व्यवहारों का अध्ययन। आगे बालक जोड़ दिए हो तो बाल मनोविज्ञान हो गया। अब अध्ययन क्या प्रौढ़ों का करोगे? करोगे तो बालों का ही ना। तो सीधी सी बात है, बड़ा बड़ा लिखे नहीं हो आगे बाल, ठीक। चलिए, अनोखा काल हो गया, परिभाषा याद हो गई हेलेना पारखस्ट की। हेलेना पारखस्ट क्या कहता है? किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं से अर्जित किया गया ज्ञान क्या है? उसकी स्वयं की जमा पूंजी है। तो अक्सर पेपर में पूछा जाता है विनेटिका प्रणाली, लेकिन विनेटिका नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि हेलेना पारखस्ट ने एक प्रणाली दी थी, एक शिक्षा प्रणाली दी थी। लिख लेना, हेलेना पारखस्ट के नीचे शिक्षा प्रणाली। और इस प्रणाली का नाम क्या है? शिक्षा प्रणाली। देखो, हम भी लिख सकते हैं साफ साफ। लिखा है कि नहीं लिखा है? जीवन में पहली बार इतना साफ लिखा है, हम खुद खुश हो जाते हैं लिख के, बड़ा अंदर से मुस्की मार देते हैं, इतना साफ लिख दिया मैंने पहली बार, ठीक ठीक। पर लाइन नहीं खींच पाते। चलिए, शिक्षा, हमसे बताएं, ये ऊपर वाली लाइन नहीं खींचती, इसीलिए हम ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक। टेढ़ा चाहता ही तो हम टेढ़ा पहले कर देते हैं, तो उसका भी काम हो जाता है, हमारा भी काम हो जाता है। टेढ़ी बनानी है तो टेढ़ा ही करो। शिक्षा प्रणाली किसने दी थी? हेलेना पारखस्ट ने एक शिक्षा प्रणाली दी थी, बहुत फेमस है। क्या नाम है उसका? गाल्टन प्रणाली। गाल्टन कि डाल्टन? कि डाल्टन हैं? कौन सही है, ये कि ये गलत, ठीक है। तो गाल्टन गलत। डाल्टन प्रणाली बहुत पूछी जाती, किसने दी थी? हेलेना पारखस्ट। कभी कभी ये क्वेश्चन और इसमें जोड़ देता है, पूछेगा कि जब प्रश्न उसका ये पूछने का मन नहीं, मान लो हेलेना पारखस्ट से गुस्सा है, डाल्टन से भी गुस्सा है, तो जानते हो क्या बोलेगा? कहेगा व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित सबसे पहली। सुनना बात ध्यान से, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए गाल्टन को हम लेके आए थे। अब लिख लो गाल्टन भी, नीचे नीचे लिख लो गाल्टन। अब मुख्य डबल क्रॉस होने वाला है ना। अब गाल्टन भी शक्तिशाली है, डाल्टन भी शक्तिशाली है। तो सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित 30 बच्चों को लेकर पहली शिक्षा प्रणाली देने वाली वैज्ञानिक कौन है? डाल्टन विधि है, और इस प्रणाली को देने वाले हेलेना पारखस्ट। तो लिखो एक एरो मार के उसके आगे, परिभाषा लिखी आपने, हेलेना पारखस्ट लिखा, उसके नीचे एरो मार के क्या लिखा आपने?
शिक्षा प्रणाली जिसका नाम था डाल्टन, किसने दी थी? हेलेना पार्खस ने दी थी। और हेलेना पार्खस ने जब दी थी वहां पे हल्का सा एरो मारो और एक लाइन लिखो, सबसे पहले 30 बच्चों पर, कितने बच्चों पर? 30 बच्चों पर। और ये बच्चे कैसे थे? एरो मार के लिखना, व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता समझते हैं आप लोग? क्या होता है व्यक्तिक भिन्नता? 30 बच्चों पर सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षा प्रणाली देने वाली, शिक्षा प्रणाली बोलेगी, यहां पर ध्यान रखना मेरी बात को। सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता पर बात करने वाले वैज्ञानिक थे गाल्टन। लेकिन सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान में 30 बच्चों को लेकर एक शिक्षा प्रणाली का गठन करने वाली व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शैक्षिक वैज्ञानिक कौन थी? हेलेना पार्खस। नाम लिख दें हेलेना पार्खस का, नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे। ये देखो, हेलेना पार्खर्स्ट, पार्खर्स्ट ऊपर रहा है, ठीक है, पार्खर्स्ट, समझ गए? हेलेना पार्खर्स्ट। इसने 30 बच्चों को सबसे पहले लेके एक व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित शिक्षण प्रणाली का क्या किया था? गठन किया था। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि शिक्षा प्रणाली किसने दी, तो 3 क्वेश्चन बनते हैं कि है ये जो आपकी डाल्टन प्रणाली है, सॉरी डाल्टन प्रणाली है, ये किस पर आधारित है? तो दे देता है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर है, व्यक्तिक भिन्नता पर है, खेल विधि पर है, ठीक है, या प्रतिक्रिया निर्माण पर है। तो वहां पर ऑप्शन क्या लगाएंगे? व्यक्तिक भिन्नता। ठीक, अब अगर प्रश्न पूछे कि सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता पर, सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता पर बात करने वाला वैज्ञानिक, सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक, अपना सजेशन देने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो बताइएगा गाल्टन। तो पहली बार व्यक्तिक भिन्नता पर संप्रत्यय देने वाला सिद्धांत, संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? थ्योरी या कॉन्सेप्ट देने वाला वैज्ञानिक कौन है? तब आप गाल्टन बनाइएगा। पहली बार व्यक्तिक भिन्नता पर संप्रत्यय देने वाला वैज्ञानिक गाल्टन। सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता पर संप्रत्यय देने वाला वैज्ञानिक कौन है? गाल्टन। ठीक है, गाल्टन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गाल्टन। सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता पर सिद्धांत या संप्रत्यय, अक्सर पेपर में देता है संप्रत्यय या प्रत्यय। व्यक्तिक भिन्नता पर सबसे पहले प्रत्यय किसने दिया? तो गाल्टन महोदय ने दिया। किसने दिया? गाल्टन महोदय। इनका पूरा नाम था फ्रांसीसी गाल्टन और इनकी एक पुस्तक थी द हेरेडिटिकल जीनियस। क्या नाम था उस पुस्तक का? द हेरेडिटिकल जीनियस। इंपॉर्टेंट 3 ही पुस्तक हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। हम जिस दिन परीक्षा आपकी होने वाली होगी 10 से 15 दिन पहले आपको बता देंगे कि यही किताब याद करके जाना। 100 पढ़ के गए, 1 लगा के आए तो क्या मतलब हुआ? 3 पढ़ के जाओ, 2 लगा के आओ, तब तो मतलब बात समझ में आती है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए हमारे बहुत सारे पढ़ाए हुए पॉइंट्स नहीं आते परीक्षाओं में, क्योंकि आएंगे तो केवल 30 ही, 31 तो हो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो डिसाइडेड है तो वही होगा। ठीक, चलिए डाल्टन और गाल्टन समझ गए, आएंगे तो समझ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, व्यक्तिक भिन्नता क्या होती है? व्यक्तिक भिन्नता क्या है? हाँ? किसी भी व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। ये व्यक्तिक भिन्नता ही एक ऐसा वो है कोड है जो हर एक व्यक्ति के अंदर डाल दिया गया है भगवान के द्वारा, और ये सेम टू सेम नहीं है। ठीक, और ये 2 आधार पर पढ़ेंगे। जो व्यक्तिक भिन्नता पढ़ेंगे, अंतः और अंतरा व्यक्तिक भिन्नता पढ़ेंगे। ठीक है, एक में हम शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता बताएंगे और एक में आपको आंतरिक अंदरूनी आधार पर बताएंगे। ठीक, उस आधार पर आपका व्यक्तित्व जो है अलग अलग है। ठीक, एक परिभाषा व्यक्तिक भिन्नता की बहुत पूछी जाती है। जब बात व्यक्तिक भिन्नता की हो रही है तो एक परिभाषा है, लिख लीजिए, परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, कोई रोक नहीं सकता। लिख लेना 2021 आउटेड परिभाषा, मतलब कि परिभाषा कोई फंसा नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी आपको बताते हैं कि ये परिभाषा जरूर आएगी। ठीक, लिखो वहीं पर नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021, और परिभाषा लिखने के बाद बताना क्या ये आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, ये आप बताना आएगी कि नहीं आएगी। ठीक, चलो, हाँ लिखो, क्या क्या व्यक्तिक भिन्नता बोल रहे थे ना, तो व्यक्तिक भिन्नता की एक परिभाषा है, लिखो लिखो। व्यक्तिक भिन्नता किसी व्यक्ति की, व्यक्तित्व भिन्नता किसी व्यक्ति की, व्यक्तित्व भिन्नता किसी व्यक्ति की, व्यक्तित्व भिन्नता किसी व्यक्ति की मनोशारीरिक एवं मनोसामाजिक दशा है। व्यक्तिक भिन्नता किसी व्यक्ति की मनोशारीरिक एवं मनोसामाजिक, व्यक्तिक भिन्नता किसी व्यक्ति की मनोशारीरिक एवं मनोसामाजिक दशा है। व्यक्तिक भिन्नता किसी व्यक्ति की मनोशारीरिक एवं मनोसामाजिक दशा है जो उसे वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। जो उसे वातावरण के साथ समायोजन करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करती है। जो उसे वातावरण के साथ
समायोजन करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? तो क्या बताइएगा? आलपोर्ट महोदय की है। किसकी है? आलपोर्ट। 10 बार पूछी गई है टीटी में, 10 बार। सुपर टेट मिला लो और टेट मिला लो और आपका ये मिला लो, ये क्या बोलते हैं, जूनियर टेट मिला लो। अब तक 10 से 12 बार पूछी गई है। ठीक है, और कभी कभी फिल इन दी ब्लैंक्स में आ जाती है। डैश 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 मनोशारीरिक और मनोसामाजिक घुमा देंगे और लिखेंगे भरो इसके बीच में क्या होगा, तब भी आप भर ले जाइएगा। क्या होती है जब व्यक्तित्व तो पढ़ाएंगे तब इस परिभाषा में कुछ खास तो लिखा नहीं। क्या लिखा है? व्यक्तिक भिन्नता किसी व्यक्ति की मनोशारीरिक, मन का शरीर से एक अमूल संबंध होता है। ठीक, बताएंगे कैसे होता है जब व्यक्तित्व पढ़ाएंगे, क्योंकि जो मन कहता है वही क्या करता है? शरीर करता है। कैसे करता है ये जब समय आएगा तब बताएंगे। तो मनोशारीरिक एवं मनोसामाजिक दशा का एक गत्यात्मक संगठन है। ठीक है, हमने गत्यात्मक नहीं लिखा है, हमने और सरल कर दिया है। टेक्निकल भाषा में लिखाएंगे तो और डेफिनेशन कठिन हो जाएगी। ठीक है, आप मोटी मोटी चीज़ें मनोशारीरिक, मनोसामाजिक और समायोजन किसके साथ करना है? सामाजिक। हालांकि परिभाषा क्या है? ट्रेडिशनल परिभाषा क्या है आलपोर्ट की? व्यक्तिक भिन्नता किसी व्यक्ति की मनोशारीरिक, मनोसामाजिक दशाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसे वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर इतनी बात? परिभाषा किसकी है? आलपोर्ट की। याद रखना, भूलना मत। चलो अगला गुण जल्दी से लिख लो। अनोखा काल किसने कहा? किसने कहा? ठीक है, चलिए बचपन में जब छोटे थे तो हमने बताया था कि बाल्यावस्था में एक और लक्षण होता है, क्या? सामाजीकरण की प्रतिद्वंदात्मकता का काल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बाल्यावस्था। अरे हमने लिखाया है भैया कल गुण एक ठू। ठीक है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। तो लिख लो, प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल किसने कहा? नाम है उसका क्या? किलपैट्रिक। लिख लो। अगर प्रश्न आ जाए, प्रश्न क्या आ जाए? प्रश्न आ जाए भैया कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक, कोलन ब्रूस भी कहीं कहीं लिखा है, ये बताया था हमने। कहीं कहीं किलपैट्रिक लिखा है, लेकिन आप किलपैट्रिक ही मारिएगा क्योंकि टीटी में किलपैट्रिक ही सही माना गया था। उनसे हम लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि टीटी वालों से हम क्या दुनिया नहीं जीत सकती, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? ठीक है ना, उनको अगर सही लगता है तो सही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए? तो हम उन्हीं के हिसाब से गंगा बहाएं ना, हमको क्या जरूरत अपनी गंगा बहाने की। ठीक है ना, हमको एक नंबर से मतलब है, पता लगा उत्तर की मन्ना पड़ेंगे तो क्या कॉलर पकड़ लोगे? बाद में कहीं आओ जाओ अपना विशेषज्ञ बुला लो और लड़ लो हमसे आके। हम लड़ी की नौकरी ली है कि नहीं भाई? वो विशेषज्ञ तक बुला लेते हैं कि आओ विशेषज्ञ आओ, अपने विशेषज्ञ खड़े कर देते इलाहाबाद, वो पता नहीं कहाँ कहाँ की यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का पकड़ लावत हैं और खड़े होकर अपना और गलत का सही साबित करा ले। भगवान ने मालिक है, भगवान जाने भैया ऐसी परीक्षा का। पता नहीं क्यों इसको विभागीय परीक्षा का दायित्व दे रखा है। अभी हम लोगों से कोई गलती हो जाए तो न जाने दुनिया का क्लेम लगा के कोने लगा देंगे। ठीक, और इतनी बड़ी संस्था और इतने पेपर करा रही है, बैक टू बैक गलती कर दी, बस दिखावे के लिए खाली सचिव को उठा के स्थानांतरित कर देते हैं थोड़े दिन के बाद, फिर कहीं फिर बुला ले, उन्हें इनका भगाइन, उन्हें इनका फिर बैठा दें। नाम नहीं लेंगे उनका हम, तो अब नाम लेना के नाम तो सबको पता है, नाम लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलें, अच्छा बात आगे करें, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, आज थोड़ा सा क्लासें अनौपचारिक चल रही हैं, समझ रहे हैं ना, बारिश की वजह से। ठीक, लेकिन चल रही हैं, है ना। देखो, अच्छा चलो छोड़ो, कहोगे बात करने लगते हैं, है ना। चलो कहाँ गए थे हम? व्यक्तिक भिन्नता। हाँ, तो लिख लिया आपने। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा? मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक। ठीक है, चलिए एक परिभाषा लिख लीजिएगा, खेल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? खिलौनों की क्या बोलते हैं? अवस्था। आयु उम्र शैशवावस्था, आयु उम्र शैशवावस्था, और अवस्था पूछेगा तो बाल्यावस्था। समझिए, क्वेश्चन की नजाकत पे जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे घुमाता है। हम आपको वो बता रहे हैं कि जहां आपको किताबों में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी भ्रमित हो, हमारे हिसाब से अगर आपने उत्तर लगा दिया तो टीटी में जरूर सही हो जाएगा, बाकी दुनिया में कहीं भी गलत हो जाए हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ठीक, चलो खिलौनों की आयु बोलेगा, क्या बोलेगा? लिख, अच्छा खिलौना लिख, खिलौनों की अवस्था लिखो, ऐसा ही बोला जाता है, खिलौनों की अवस्था। ठीक है, खिलौनों की अवस्था। ठीक है, किसने कहा था? स्ट्रैंग महोदय ने कहा था। स्ट्रैंग महोदय लिख लेना, खिलौनों की अवस्था।
स्ट्रैंग। इसीलिए ये बाल्यावस्था में पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बाल्यावस्था के बारे में स्पष्ट कथन दिया था स्ट्रैंग ने, क्योंकि स्ट्रैंग ने सभी अवस्थाओं में कुछ ना कुछ बोल दिया। शैशवावस्था में बोला था कि शैशवावस्था में बच्चा जो होता है अपने भावी जीवन का क्या करता है, शिलान्यास करता है, आधार रख देता है, बस वहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी बोला खिलौनों को लेकर कि खिलौनों की जो मुख्य अवस्था होती है वो क्या होती है, बाल्यावस्था। क्लियर इतनी बात? किस पे? इसमें देखो कहीं हमारा नाम है, ढूंढो जूम कर करके देखो हमारा नाम है कहीं। चलिए, खिलौनों की अवस्था किसने कही थी, स्ट्रैंग ने, ठीक है, याद रखेंगे। खिलौनों की 3 परिभाषाएं याद रखना, एक पूछता जरूर है। एक मैंने बताया था कि खेल क्या है, खेल द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक शक्तियों का क्या करता है। आपको तो समय मिलेगा नहीं घर में पीछे पलट के खिलौनों की अवस्था खेल तो हम ही बके दे रहे हैं, सुन लो कम से कम। अब यहाँ भी नहीं सुनोगे तो फिर बाद में सुनते रहना जब पेपर आ जाएगा। खेल की बात हो रही है ना, खेल की बात हो रही। खेल विधि के जनक कौन, कार्डवेल को। पहली खेल पर आधारित शिक्षण विधि किसने दी, फ्रोबेनियस। नाम क्या था, किंडरगार्टन, ठीक। बच्चा खेल द्वारा अपने भावी जीवन का क्या करता है, शिलान्यास करता है। किसने कहा था, कोल एंड ब्रूस ने कहा था। किसने कहा था, कोल एंड ब्रूस ने कहा था। बच्चा खेल वह चीज है जो उसे उसके पूर्वज हमेशा सदियों से खेलते आ रहे हैं। यह कथन किसका था, स्टैनले हॉल का। एडोलेंस किसकी रचना, किसकी रचना, स्टैनले हॉल की। उसी तरीके से एक परिभाषा एक वैज्ञानिक ने और कही थी, कहा था खेल क्या है, खेल द्वारा एक बच्चा अपनी आंतरिक शक्तियों का क्या करता है, वाह प्रदर्शन करता है। ऐसा किसने कहा था, सोरेनसन ने कहा था। और एक खेल की परिभाषा एक और मिल गई। तो खेल एक ही जगह खेल कर लीजिए, नहीं तो खेल हो जाएगा, समझ रहे हैं। सब खेल एक जगह, चारों डेफिनेशन ही पूछी जाती हैं, यही अब तक पूछी गई हैं। इनके अलावा खेल से कुछ भी नहीं पूछा जाता। क्यों, क्योंकि खेल एक क्या है, सहज क्रिया। बड़ा बड़ा लिख लो, खेल क्या है भैया, सहज क्रिया। अक्सर पेपर में आ जाता है खेल है, नीचे देगा मूल प्रवृत्ति, सहज क्रिया, आंतरिक दशाएं, मनोदशा, तो क्या लगाओगे, सहज क्रिया। खेल क्या है, सहज क्रिया है। सहज क्रिया वे होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं होती। खेल की कोई भी इच्छा नहीं होती, लेकिन जैसे ही खेल दिख जाता है अंदर से इच्छा अपने आप आ जाती है। अभी कहे लूडो नहीं खेलेंगे, लूडो खेलोगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी जबरदस्ती गोटी सजा दो, एक बार पासा चलवा दो, फिर देखो अंदर से खेल, फिर देख लो खेल तुम कायदे से उसका खेल। बैट बल्ला नहीं खेलेंगे, एक बार बल्ला पकड़ा दो, बॉल लेके सामने खड़ा, फिर देखो तुम खेल। एक बार उसको बस घुसेड़ दो खाली उसमें, फिर ये आती है अंदर से बाहर। जैसे गरम गरम गिलास किसी को पकड़ा दो, एकदम से छोड़ देगा। ये क्या है, सहज क्रिया। वे क्रियाएं जो हम करना तो नहीं चाहते लेकिन अंदर से आ ही जाती हैं, उन्हें कहते हैं सहज क्रियाएं, ठीक है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। कैसी होती है, मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, सदैव जन्मजात, अर्जित नहीं होती। पेपर में दिखाता है मूल प्रवृत्ति है जन्मजात अर्जित दोनों, कोई नहीं तो क्या लगाओगे, जन्मजात, ठीक। चलिए, अभी प्रेरणा होती है जन्मजात अर्जित दोनों, कोई नहीं, दोनों होती है, ठीक है। अर्जित भी की जाती है और होती भी है। चलिए, खेल हो गया, खेल संबंधित सारी चीजें हो गई। खिलौनों की अवस्था किसे कहेंगे, समझ गए, किसने कहा था, स्ट्रैंग ने कहा था, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, कल हमने आपको एक परिभाषा बताई थी, सबसे पहले लिखाया था कि क्या बताया था, कहा था शैक्षिक दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम काल किसे कहा जाता है, बाल्यावस्था। क्यों कहा जाता है आपको पता है, ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। चलिए, अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, समलैंगिकता का काल। समलैंगिकता का काल अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एरो मार के डब्बे में मत देगा। समलैंगिकता का काल, समलैंगिकता का काल, समलैंगिकता का काल, ठीक है। याद करो, बचपन में हमने आपको एक बार बताया था कि बच्चों में सिगमंड, अच्छा तो मनोलैंगिक वाद आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब अभिप्रेरणा टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मनोलैंगिक वाद का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, फ्रायड महोदय ने दिया था, ठीक। तो फ्रायड महोदय ने लैंगिकता का दिया था। शैशवावस्था में इन्होंने स्वप्रेम बताया था, और वहाँ पर क्या बताया था, इलेक्ट्रा और ऑडिपस। इलेक्ट्रा और ऑडिपस, इलेक्ट्रा में बताया था कि पुत्रियों का अपने पिता के प्रेम, और ऑडिपस में बताया था कि पुत्र का
माता के प्रति प्रेम होता है। ठीक, तो यहाँ पर वहाँ पर क्या दिखता था, विषम लिंगिता दिखती थी। क्या दिखती थी, विषम लिंगिता। ठीक है, शैशवावस्था में, इसीलिए उसको विषम लिंगी काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो पन्ना पलट के शैशवावस्था में ऐड कर लो जाके। जहाँ पर आपने इलेक्ट्रा और ऑडिपस लिखा था, इलेक्ट्रा ऑडिपस कहीं लिखे हो, शैशवावस्था के लक्षण लिखे हो कि नहीं हो, वहाँ पर जाके लिख लो। विषम लिंगिता कहाँ दिखाई देती है, शैशवावस्था में, और ये वापस पलट जाती है समलैंगिकता में। ठीक है, समलैंगिकता नहीं कहेंगे, लैंगिकता के लिए समलिंगी गुण भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समलिंगी, समलैंगिकता है समलिंगी गुणों का प्रभाव होता है, गुणों का प्रभाव। ठीक है, दोनों ही पॉइंट एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समलिंगी भावना या समलिंगी गुणों का प्रभाव, आगे भावना भी लिख लो चलेगा। ठीक है, भावना, समलिंगी भावना या समलैंगिकता की भावना किस अवस्था में दिखाई देती है, बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में विपरीत लक्षण दिखते थे कि पुत्री को पिता से प्रेम लगाव रहता है और पुत्र को माता से रहता है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है। अगर ध्यान दो तो याद करो, जब क्लास 1 में हम लोग थे, जब हम लोगों को जब एक लड़के को एक लड़की के साथ बैठा दिया तो ऐसे नाक सिकोड़ता जैसे किसी छूत के साथ बैठा दिया गया है। मैडम जी हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। लड़कियाँ लड़कों के साथ बैठती हैं, लड़के लड़कों के साथ। अगर आप बैठाएंगे भी ना तो वो थोड़ी देर भाग जाएंगे, समझ गए। तो ये जो भावना दिखाई देती है किसमें दिखाई देती है, बाल्यावस्था। याद करो, हम लोग को जब पहले बैठा दिया तो बड़ा अजीब सा लगता था, जैसे कोई नमूने के साथ बैठा दिया गया, मैम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम वहाँ बैठेंगे जाके। ठीक है, ऐसा होता है किसमें, बाल्यावस्था। और हमने कहा था ना कि जो एक बार चीज़ प्रारंभ होती है उसमें बदलाव हुआ करते हैं, कभी वो पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, और ये चलेगा किशोरा अवस्था तक। ठीक, चलिए ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए भैया कि आप बालक के व्यवहारों को जानो और शैक्षणिक विधियों द्वारा, शिक्षा शास्त्र द्वारा बच्चों के व्यवहारों में क्या लाओ, परिवर्तन लाओ। किसने बोला था, मैकडूगल ने बोला था। मैकडूगल ने बोला था ना, बालक के व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप ही उसके व्यवहारों में क्या लाया जाता है, परिमार्जन। किसने बोला था, ठीक है। चलिए, समलिंगिकता की भावना हो गई, समलैंगिकता की भावना हो गई, तो इसी पे एक चीज़ लिख लो। कल मैंने बचपन में आपको पढ़ाया था, एक परिभाषा लिखवाई थी, नहीं एक पॉइंट लिखवाया था कि बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहते हैं। बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहते हैं। तो यह कथन किसका है, इसीलिए पूछा जाता है। ये बात कही थी सिगमंड फ्रायड ने। तो जहाँ निर्माण काल लिखे हो ना, उसी के आगे एरो मारो और लिखो सिगमंड फ्रायड का ये कथन था, इसीलिए परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यूपीटीटी हो या सुपर टेट हो, कोई भी ऐसा कथन नहीं होगा जिससे क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। आप मुझसे लिख के ले लो स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया होगा, तभी आएगा। तो मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ऐसा व्यक्ति था जिसने बताया था, ठीक है। अब सुनो, मनोलैंगिकता के बारे में सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था में एक और बात कही थी। देखो, इनकी दो बात और दोनों अलग अलग। एक में कह रहे हैं कि समलिंगिकता की भावना होती है बच्चों में, दिखाई भी देती है बच्चों में। हमेशा बच्चे, बालक खेलते हैं, बालिका खेलती है ज़्यादातर। आप देखिए, खेल भी देख लीजिएगा, उनके अलग अलग होते हैं, ठीक। समझ रहे हैं ना बात को। खेल भी भाई, वो लोग अपना गुड्डा गुड़िया से खेलती हैं, बच्चे जो होते हैं अपना गाड़ी और हवाई जहाज़ से खेलते हैं। बंदूक, कभी किसी लड़की को देखा बंदूक खरीदो मेले में? बंदूक नहीं खरीदेंगे, वो क्या करेंगे, डॉल खरीदेंगे, गुड़िया। अब आजकल की लड़कियां खरीदने लगी हैं, हम नहीं कह सकते, आजकल की तो लड़कियां सब कुछ खरीदती हैं, बंदूक हो गया, सब कुछ हो गया, बदलाव है, ये भी विकास हो रहा है। उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तनवाद समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अभी साइंस में पढ़ोगे, जब वंशानुक्रम वातावरण पढ़ाएंगे तब बताएंगे उत्परिवर्तन क्या होता है, ठीक। जीन्स में होता है क्या, उत्परिवर्तन। हुगो डी व्रिज, नहीं नाम सुना, कभी सुने होगे नाम। चलिए बताएंगे आगे क्या है। तो समलैंगिकता की बात पे एक क्वेश्चन और यहां बनता है। तो यही वो वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि जो बाल्यावस्था होती है, इसमें काम वृत्ति जो होती है वो सुषुप्त अवस्था में होती है, जबकि शैशवावस्था और किशोरावस्था में ये क्या होती हैं, चरम पर होती हैं। समझ गए? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा। इनका मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत था, उसमें इन्होंने बताया था कि बाल्यावस्था जो होती है उसमें काम भावना जो होती है वो क्या होती है, सुषुप्त हो जाती है, बिल्कुल जीरो लेवल पर होती है, ठीक है। काम वृत्ति लिख लीजिएगा, ये भी क्या है, काम वृत्ति भी क्या है, एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी मैकडूगल्स ने, और उसमें एक प्रवृत्ति ये भी है, काम वृत्ति। समझ गए? समझ रहे कि समझ? जैसे पलायन भी बताया था, भाग जाना, उत्साह, सब पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो ये प्रवृत्ति आप लिख लीजिएगा, ये किस में होती है, बाल्यावस्था में क्या हो जाती है, सुषुप्त अवस्था में होती है। और ये क्वेश्चन हजारों बार खुला कह रहा हूं, यूपीटीटी में पक्का पूछेगा ये क्वेश्चन। और ना यकीन हो तो
देख लेना परीक्षा 28 नवंबर की, पक्का आएगा। सिगमंड फ्रॉइड पूछेगा कि वो कौन सी अवस्था है जिसको इन्होंने सुषुप्ता अवस्था कहा, तो बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं, ये पूछा जाता है। इनके यही 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाल्यावस्था में। क्या? नंबर 1 क्या? निर्माणकारी काल, हजारों बार पेपर में पूछा गया है। दूसरा, काम भावना जो होती है वो क्या, किस अवस्था में? सुषुप्त अवस्था में होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था है ये? बाल्यावस्था। समझ गए बात को? इसीलिए कहते हैं कि बाल्यावस्था जो होती है वो क्या होती है? बहुत ही अत्यंत उपयोगी अवस्था होती है। काहे के लिए? विकास के लिए। समझ गए? क्लियर थी बात? सबसे ज़्यादा तीव्र विकास यहाँ काहे का होता है? मस्तिष्क का होता है। सबसे ज़्यादा तीव्र किसका विकास होता है? मस्तिष्क का, ज़्यादा किशोरावस्था में। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, उसके बाद अंतिम और सेकेंड लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिएगा, परिभाषा नहीं है, ये एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिएगा, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो कल्पनाशीलता को विकसित कर लेते हैं। ठीक है, कल्पनाशीलता का काल बहुत पूछा जाता है। किसे कहते हैं? कल्पना। किशोरावस्था में इतने कोई लक्षण नहीं है जो पूछे जाएंगे परीक्षा में, केवल शैशवावस्था और बाल्यावस्था के ही लक्षण केवल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बाकी पूछता ही नहीं। ठीक, कल्पनाशीलता का काल किसे कहते हैं? तो बता दीजिएगा स्वर्ण अक्षरों में, बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। क्लियर इतनी बात? क्यों कहते हैं कल्पनाशीलता का काल बाल्यावस्था को? सुनो, याद करो, जब छोटे छोटे रहो, जब मम्मी पापा सो जाते हैं तो आप लोग का कौन पापा बन जाता रहा, कोनो मम्मी बन जाता रहा, कोनो खाना बनाए लगत रहा है ना, कोनो टिंग टोंग करत रहा, कोनो डॉक्टर बन के आवत रहा, कोनो इलाज कर देता रहा। होत रहा कि नहीं होत रहा? अभी दोपहर भर खुराफात होती थी, है ना, कहूँ टेंट लगावा जाता रहा। टेंट लगाने का काल बाल्यावस्था। टेंट बहुत लगत रहा। बाल्यावस्था के बच्चे केवल एक चीज़ लगाओ, टेंट, बस चद्दर उद्दर बिछा दो तो उनका बहुत बड़ा वो घर हो जाता है, उसी के अंदर वो उसी में घुस के सो